हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सीए इंटर सेकंड ग्रुप एडवांस अकाउंट्स की बात करेंगे। और मैं आपको इस वीडियो में बेटे रिविजनरी टेस्ट पेपर डिस्कस करके दे रहा हूँ। कौन सा आरटीपी? May 23 एग्ज़ाम्स के लिए, जो अभी अभी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हुआ है। और सारे बच्चे जानते हैं मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी ग्रुप 1 की आरटीपी शेयर कर चुका हूँ। ग्रुप 2 का डिस्कशन पेंडिंग है, तो आरटीपी मैंने स्क्रीन पे लगाई हुई है। और सारे बच्चे फटाफट से ये जानने के इच्छुक हैं कि जिंदल सर, इस आरटीपी के अंदर आपको कुछ नया मिला क्या। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है बेटे, इस आरटीपी के अंदर नया मिलने तो दूर की बात है, थर्ड क्लास क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है इन्होंने, और सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। एक आधा क्वेश्चन कोई शायद मैं आपको बता दूं तो बता दूं, डिस्कस कर लूं, अदरवाइज आपको सबको पता है कि आरटीपी के अंदर 20 क्वेश्चंस होते हैं हर बार। हर आरटीपी में 20 क्वेश्चन होते हैं और ये 20 के 20 चैप्टर्स को टच करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने जब इस आरटीपी को पढ़ा, मुझे लगा शायद कुछ नया क्वेश्चन मिल जाए, कुछ नया पढ़ने को मिल जाए। सारे क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चंस हैं और मैं आपको क्लास बुक की रेफरेंस दे के आगे बढ़ूंगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराए हुए हैं, जो क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, जो क्लास बुक के अंदर हैं, वो मैं दोबारा से आपको दे के आपका टाइम थोड़ा ना ख़राब करूंगा। आपका एग्ज़ाम्स का टाइम है। जो चीज़ें क्लास में हो चुकी मैं दोबारा से क्यों पढ़ाऊँ आपको, वो तो आप क्लास बुक से रेफ़र कर ही लेंगे। वो जब आप रिवीजन करेंगे तो वो क्लास बुक के लपेटे में आ ही जाएंगे। और एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बताऊं आपको, इस आरटीपी के जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, इस आरटीपी के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं वो इन्होंने मई 19 नवंबर 19 के एग्ज़ाम पेपर में से उठा रखे हैं। कोई क्वेश्चन तो मई 19 के पेपर का है और कोई क्वेश्चन नवंबर 19 के पेपर का है। और आपकी क्लास बुक में आपको पता है पास्ट एग्जामिनेशन और स्टडी मटेरियल की हेडिंग बना के क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं। मेरे को सिर्फ नाम चेंज नहीं करे, फिगर चेंज नहीं करे, कुछ भी नहीं बदला, कुछ तो बदल देते, मेहनत ही नहीं करते। सारे के सारे क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट है। मेरे को सिर्फ क्लास बुक की मार्किंग करनी है और कुछ नहीं करना। जैसे ये आरटीपी वेबसाइट पे पब्लिश हुई आईसीआई के, मुझे कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप किया, जुंदल सर बड़े सारे अमेंडमेंट्स आ गए सर बड़े सारे अमेंडमेंट्स आ गए सर, ये इतने सारे अमेंडमेंट्स दे रखे हैं सर। अरे ये अमेंडमेंट्स नहीं है, ये इंस्टीट्यूट की गलती है। और ये क्या करते हैं, पता नहीं कौन सी टीम है इनके पास, चलो पेपर बच्चों के ढंग से चेक नहीं करते, बच्चे फिर भी पेपर दे रहे हैं, चलो वो एक अलग बात है। कम से कम आरटीपी की टीम तो ठीक कर लो अपनी। हर आरटीपी के अंदर ये अमेंडमेंट्स रीप्रिंट कर देते हैं, चाहे वो पहले डिस्कस हो चुकी हो ना चुकी। ये जितने भी इन्होंने यहाँ पे अमेंडमेंट्स लिखे हुए हैं, अगर आप नवंबर 22 एग्जाम्स की आरटीपी उठाएंगे उसमें भी यही मिलेंगे आपको। कुछ भी नया नहीं है, ये सब डिस्कस किया हुआ है आपका। इसमें से एक भी अमेंडमेंट ऐसी नहीं है जो आपके इस एग्ज़ाम में आप पढ़ने जा रहे हो और नहीं हो आपके लिए। अगर आप नवंबर 22 का, मई 23 की आरटीपी तो चलो मैं रिकॉर्ड करा रहा हूँ, टेलीग्राम पे नवंबर 22 की आरटीपी भी पड़ी होगी और मई 22 की आरटीपी भी पड़ी होगी टेलीग्राम के ऊपर, आप चेक करके देखो, यही रीप्रिंटेड है। चलो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ देख लो, आरटीपी रीप्रिंटेड है, सब कुछ नया है ही नहीं। उसका रीज़न, मैं पेपर दे रहा हूँ मई 23 में, मैं अपने एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ बेटे मई 23 में, और मुझे बता रहे हैं अमेंडमेंट 2021 का, 2021 का। तो क्या 2021 दो साल पहले के जो अमेंडमेंट्स हैं उसको रीप्रिंट क्यों कर रहे हो भाई? हटाओ इसको यहाँ से। मेरे को तो समझ में नहीं आती बात, क्यों रीप्रिंट कर रहे हैं। शेड्यूल 3 डिवीज़न 1 का जो अमेंडमेंट है मैं आपको दे चुका हूँ। ये कब दिया था? आप ऐसा करो ना, टेलीग्राम पे जाओ, शायद मैंने सितंबर 22 में दिया था ये अमेंडमेंट, जब इन्होंने एप्लीकेबल किया था स्टडी मैट के अंदर। तो ये अमेंडमेंट की वीडियो मैं शेयर कर चुका हूँ, टेलीग्राम पे पड़ी है। ये ईसॉप्स, ये 2021 का अमेंडमेंट है। आपके पास जो क्लास है उसमें ऑलरेडी सब कुछ इनकॉर्पोरेटेड है, कुछ नहीं करना आपने। पुराने है सर, रीप्रिंट है। आप नवंबर 22 की आरटीपी उठा लो, आप मई 22 की आरटीपी, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ भी मिल जाएंगी।
मुझे ये नहीं समझ में आता कि मई 22 की जो आरटीपी में प्रिंट किया आपने अमेंडमेंट्स के नाम पे, वही रीप्रिंट कर रहे हो मई 23 में। क्या क्या मजाक बना रखा है, बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हो आप। ये एलएलपी, डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये सब समझाए हुए हैं। पिछले आरटीपी वीडियोस चेक करोगे, ये सब लिखा हुआ है वहाँ पे। ये एसएलआर होल्डिंग सब समझाए हुए हैं आपको। पुराने आरटीपीस के वीडियोस आप देख सकते हैं। कुछ है ही नहीं सर इसमें। ये देखो आप, मज़े की बात, ये वाला अमेंडमेंट न्यू है। कौन सा? ये वाला, ये न्यू अमेंडमेंट है सर। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 सब पुराने हैं। ये जो पॉइंट नंबर 5 है ये नया है। और नया है तो मुझे ये बताओ ये अमेंडमेंट आई कब? इन्होंने बोला जी ये अमेंडमेंट आई है 22 अक्टूबर 2021 को। मेरी बात ध्यान से सुनना आप। ये अमेंडमेंट आई है 22 अक्टूबर 2021 को। और किस में? एनबीएफसी में। ये अमेंडमेंट आई है एनबीएफसी में। मैंने सोचा अरे यार मज़ा आ गया, एनबीएफसी में कोई अमेंडमेंट दे दी, चलो कुछ नया सीखने को मिलेगा। लेकिन जब मैंने इस अमेंडमेंट को पढ़ा और मैं थोड़ा सा आगे गया तो मुझे एक बॉक्स में लिखा मिला, September 21 edition of the study material advanced accounting is applicable for May 23 एग्जामिनेशन। मुझे एक बात बताओ ये अमेंडमेंट कब की है? ये अमेंडमेंट है अक्टूबर 21 की। और हमें कहते हैं जी कौन सा स्टडी मटेरियल आपके लिए एप्लीकेबल है? सितंबर 21 का। अरे नालायको, जब सितंबर 21 का स्टडी मटेरियल बच्चे को पढ़ाना है आपने, तो अक्टूबर वाली क्यों अमेंडमेंट प्रिंट कर रहे हो? अकल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सितंबर 21 वाला जो स्टडी मटेरियल आपका वो मई 23 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। और जो अमेंडमेंट अक्टूबर 21 में आई है और वो भी एनबीएफसी में, कुछ नहीं है, वो भी थ्योरेटिकल है सारी। उसका कोई थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस हो तो पता नहीं। अपर लेयर, टॉप लेयर, मिडल लेयर, हमारे तो सिलेबस में एनबीएफसी इस हिसाब से है ही नहीं जैसे इन्होंने अमेंड। ये क्या करते हैं, दिमाग लगाते ही नहीं कि बच्चे के काम की चीज़ है नहीं है, ये कॉन्सेप्ट उसके स्टडी मैट में है या नहीं है, उसके पेपर से रिलेटेड है कि नहीं है। अमेंडमेंट आई, गवर्नमेंट की साइट पे जाएंगे, वहाँ से नोटिफिकेशन उठाएंगे, चिपका देंगे। बच्चा घूमता रहता है, यार ये क्या है, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमें तो आपके लिए रेलिवेंट ही नहीं है बेटे, फालतू की चीज़ें हैं ये सब। और वैसे भी अक्टूबर 21 की अमेंडमेंट है, सितंबर 21 का स्टडी मैट पढ़ना है आपने। आपके स्टडी मैट के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी आपने डिस्कस कर रखी हैं, कुछ है ही नहीं। ये मत पढ़ना, बेकार की चीज़ें हैं ये 4 तरह के जो लेयर्स बताए हैं इन्होंने, बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर, ये नहीं आने, ये आपके लिए रेलिवेंट भी नहीं है। जितना आपने पढ़ा हुआ है वो सारा रेलिवेंट है। और इसके ऊपर वाले जो अमेंडमेंट्स हैं वो सारे पुराने हैं, नया कुछ नहीं है। आपके पास अपडेटेड क्लासेस हैं। और अगर किसी बच्चे के पास पुरानी क्लास है 2021 से भी पुरानी, तो वो पिछला आरटीपी है, उससे पिछला आरटीपी का वीडियो चेक कर सकता है, मैं उसमें समझा रहा हूँ। कुछ करना ही नहीं बेटे। अच्छा जी, फिर बच्चे की बात, जिंदल सर आप हमें ये बता दो सीआरआर और एसएलआर के रेट्स क्या हैं मई 23 एग्ज़ाम्स के लिए? तो इसका रेट है बेटे 4.5% और इसका रेट है 18%। पिछले एग्ज़ाम में भी यही था, इस एग्ज़ाम में भी यही है, नो चेंजेस। आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे रेशोज़ देखेंगे, यही मिलेंगे आपको। और यही चलते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। 4.5% सीआरआर है, 18% आपका एसएलआर है। इसी को फॉलो करना आपने। अगर कोई बोले कि यहाँ पे 4 है, उसको बोल अपना काम कर ले, 4 बार नहीं है, 4.5 है सर। 4.5% का सीआरआर है, 18% का एसएलआर है। पिछली बार भी पेपर में यही था, इस बार भी यही है। पिछली बार भी आरबीआई की वेबसाइट मैंने चेक करने के लिए बोला था, तो पिछले 6 महीने के गैप पे आप देखोगे रेट यही चल रहे हैं आपके। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा जी, कुछ अमेंडमेंट है ही नहीं बेटे, फालतू के रीप्रिंट कर रखे हैं। और ये सिर्फ आपके अंदर नहीं है, सीए इंटर ग्रुप 1 में भी रीप्रिंट कर रखे हैं, सीए फाइनल में भी रीप्रिंट कर रखे हैं। मैं सीए फाइनल के बच्चे को बताता रह गया, अरे यार ये तो अमेंडमेंट 2 साल पुराने हैं। फिर बच्चे ने पीछे जाके देखा, अरे यार ये तो कर रखे हैं। पता नहीं क्यों रीप्रिंट करते रहते हैं, मेरे को तो समझ से बाहर है। पुरानी चीज़ें कहते नहीं अमेंडमेंट आ गई। अमेंडमेंट उसके लिए जिसने नहीं पढ़ रखा। ये बेटे हमारा क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट स्टार्ट हो गया। टोटल 20 क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट है। लेकिन मैं फिर भी जहाँ मुझे लगेगा
कि मैं एक बार आपको फटाफट से रिवाइज करा दूं, वहाँ रिवीजन भी करा दूंगा आपको। अब जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, हमने पार्टनरशिप में एक फ्रॉड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था डिसोल्यूशन में। हमारी क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 15 है और मैंने ब्रैकेट में लिख के दिया था फ्रॉड बाय पार्टनर। तो फ्रॉड बाय पार्टनर वाला ये क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट हो गया। हमारी बुक में जो क्वेश्चन है यहाँ पे 90,000 है, यहाँ पे 90,000 है, इन्होंने 5 गुना कर दिया सारा फिगर्स को, 5 टाइम्स। आपका किया हुआ क्वेश्चन है, दोबारा से टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप क्लास बुक रिवाइज करेंगे तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली रिवीजन से निकल जाएगा आपकी, इस पर स्पेशली टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। क्लास बुक का रिवीजन करोगे जब आप, तो ये क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 15 है, वही फ्रॉड वाला क्वेश्चन है जी हमारा। और क्लास में पूरा टाइम लगा के वो क्वेश्चन समझाया हुआ है आपको। उसमें ABC था, इसमें PQR आ गया, सेम है। अच्छा जी, और ये बेटे इसका जो फर्स्ट का B पार्ट है LLP, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कहते बताओ जी किन सर्कमस्टांसिस में आप ट्रिब्यूनल में जाके इसको वाउंड अप कर सकते हो। ये मैंने लिस्ट बनाई हुई है। ये अगर आप चेक करेंगे तो ये क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 49 है और ये नवंबर 22 एग्जाम्स में आके गया 5 मार्क्स के लिए। क्लास बुक के अंदर है, जब आपने क्वेश्चन कवर किए होंगे आपकी रीडिंग से निकला होगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जी, कुछ नया है ही नहीं। मैं आ गया इसमें सेकंड क्वेश्चन में। ये मुझे आपको करवाना पड़ेगा। करवाना क्या पड़ेगा सर, 10 मिनट में समझा देता हूँ। कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी, पहले वाला सिंपल डिसोल्यूशन का था, दूसरा क्वेश्चन LLP का था, तीसरे वाला कन्वर्जन का है। एक पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, पढ़ लेते हैं। मैं आपको पूरी नोटिंग वोटिंग नहीं करनी, क्वेश्चन में बिल्कुल जाननी है। मेरे को डिट्टो क्वेश्चन नज़र नहीं आया इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब तक फिगर सेम नहीं होते मैं क्वेश्चन की रेफरेंस नहीं देता। क्वेश्चन क्या कहता है जी इसमें देखो, मैसर्स हैप्पी मेकर्स इज अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, consisting of Mr. Happy, Mr. UV and Mr. Mohan, who share profits and losses 2:1, and Global Limited is the company doing similar business। एक पार्टनरशिप फर्म है जी हैप्पी मेकर्स, उसके 3 पार्टनर हैं हैप्पी, यूवी और मोहन। PSR है 2:1 और एक और कंपनी है ग्लोबल लिमिटेड जो सिमिलर बिजनेस कर रही है। बिल्कुल ठीक बात है। ये इन्होंने आपको बैलेंस शीट दी है जी, एक तो फर्म की बैलेंस शीट है और एक कंपनी की बैलेंस शीट है, यानी फर्म भी पुरानी है कंपनी भी पुरानी है, कंपनी फर्म को टेक ओवर कर लेगी। ये बैलेंस शीट है जी हमारे पास पार्टनरशिप फर्म की, इस पे फोकस करना चाहिए आपको। प्लांट एंड मशीनरी है 7.5 लाख, फर्नीचर है 75,000, इन्वेंट्रीज हैं 3 लाख, डेटर्स हैं 3 लाख, कैश एंड बैंक है 75,000। फिर इनके पास कैपिटल है जी 3 लोगों के पास 3 लाख, 4.5 लाख, 1.5 लाख। जनरल रिजर्व है जी 1.5 लाख। ट्रेड पेबल्स हैं जी 4.5 लाख। जितना पोर्शन मैंने ग्रीन पेन से हाईलाइट किया है ये पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट है। कंपनी की बैलेंस शीट बाद में देखेंगे। क्वेश्चन आगे रीड करते हैं। ऑन द बैलेंस शीट डेट इट वाज डिसाइडेड दैट the partnership firm be dissolved and all the assets 1 2 3 4 except कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक को नहीं लेके जाना है, कोई बात नहीं, कैश एंड बैंक होल्ड कर लेंगे, बाकी चारों चीज़ें उनको दे देंगे। ऑल दी लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म, ऑल दी लाइबिलिटीज एक ही तो लाइबिलिटी है ट्रेड पेबल,
बी टेकन ओवर बाय द कंपनी बाय इशूइंग 75,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच प्रीमियम 2 पर शेयर। लो जी पीसी तो दे रखा है, ये रहा पीसी, 75,000 शेयर्स हैं, 12 रुपये का एक शेयर है, तो ये 9 लाख रुपए बनते हैं। सारे बच्चों को पता है अमेलगामेशन आपने पढ़ लिया, पार्टनरशिप आपने पढ़ लिया कि नेट पेमेंट मेथड को हमेशा प्रेफर करते हैं। जब क्वेश्चन में आपको यही बता दिया कि पेमेंट कितनी है, तो 75,000 शेयर है, 12 रुपये का शेयर है, 9 लाख रुपए का पीसी क्वेश्चन में गिवन है। और ये जो 9 लाख रुपए के शेयर्स हैं इनको पार्टनर्स में बांट देंगे हम। आमतौर पे कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसके साथ पीसी टैली कर लेते हैं, तो जिसके खाते में जितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग होगा उसको उतने शेयर्स दे देंगे हम, खाता बंद हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखो 1 2 3 4 तो एसेट्स हैं और 5 लायबिलिटीज हैं। ये कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी, जनरल रिजर्व पीएसआर में बांट के कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे। कैश का क्या करना है क्वेश्चन बता ही देगा, क्वेश्चन क्लोज हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। एक रियलाइजेशन बनाते हैं, पीसी तो निकल ही गया 9 लाख रुपए, एक रियलाइजेशन बनाना है, एक पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, एक कैश अकाउंट बनाना है। उसके बाद क्या करना है, जय श्री राम बोलना है, और क्या करना है, इतना छोटा सा काम है। अच्छा, पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म अग्रीड टू डिवाइड द शेयर्स इश्यूड बाय ग्लोबल इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, ये जो 9 लाख का पीसी है इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है आपने 2:2:1 में 9 लाख के शेयर्स को। तो अगर मैं 9 लाख को बांटना चाहूँ 360 360 180 360 360 180 पीसी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। पर आपको पता है किसी के खाते में कैपिटल ज़्यादा होगी, किसी के खाते में कैपिटल कम होगी, शेयर आप पीएसआर में दे रहे हैं, डिफरेंस आएगा, तो उनको आपस में कैश में सेटल करना ही पड़ेगा। वो तो ब्रिंग नेसेसरी कैश फॉर द सेटलमेंट ऑफ देयर कैपिटल, वो तो है ही आपस में कैश का सेटलमेंट। ये कोई पहली बार थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्लास में कितने क्वेश्चन किए हुए हैं। फिर आगे क्वेश्चन क्या कहता है जी, द ट्रेड पेबल्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स 1,50,000 पेबल टू ग्लोबल। ये जो ट्रेड पेबल्स हैं इसमें 1.5 लाख रुपए इंक्लूड हैं जो इनके आपस के हैं। तो जब हम परचेजिंग कंपनी की बुक्स में एंट्रीज डालेंगे तो आपस का लेना देना कैंसिल कर लेंगे। सबको एंट्री पता है, क्रेडिटर्स टू डेटर्स की एंट्री पास होती है, इंटर कंपनी बैलेंस है 1.5 लाख रुपए। लेकिन आपको मैंने क्लास में एक बात बताई थी कि पहले सब कुछ टेक ओवर कर लो, ये तो आखिरी के काम होते हैं एलिमिनेशन करना। तो आपस का लेना देना कैंसिल कर देंगे लास्ट में जाके। फिर हमें क्वेश्चन क्या कहता है जी आगे देखो जरा, एन unrecorded liability of 37,500 of partnership firm must also be taken over by global limited। unrecorded liability का मतलब additional obligation, और additional obligation का मतलब जो बैलेंस शीट में नहीं है। अगर बैलेंस शीट में नहीं है तो बुक वैल्यू नहीं है, बुक वैल्यू नहीं है तो क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि क्लास में मैं कह के थक गया कि रियलाइजेशन जब भी बनेगा बुक वैल्यू पे, नहीं समझे, बैलेंस शीट जब भी क्लोज होगी बुक वैल्यू पे। बैलेंस शीट क्लोज करेंगे बुक वैल्यू पे, सामने लिखेंगे पीसी, नफा नुकसान निकाल के जय श्री राम। और ये जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, ये जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है ये परचेजिंग कंपनी टेक ओवर कर रही है, तो ये पीसी में आ गया होगा। क्यों, पीसी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, पीसी हमेशा होता है नेट एसेट्स के लिए। अगर तो क्वेश्चन में पीसी गिवन है तो हम ये मान लेते हैं कि ये नेट एसेट्स के लिए है, और अगर पीसी आपको निकालना पड़े तो फिर एसेट्स और लायबिलिटीज की लिस्ट बनती है। तो एसेट्स में कितने एसेट्स हैं, 1 2 3 4, लायबिलिटीज में 1 और 2, सब कुछ कट कटा के 9 लाख रुपए मिल रहे हैं आपको। और मैंने क्लास में बार बार बोला था कि अगर कोई एसेट, अगर कोई लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में नहीं है, अगर कोई भी एसेट या लायबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं है तो उसको आपको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो पीसी में अपने आप आ चुका होगा, नफ़ा नुकसान आ जाएगा। फॉर एग्जांपल गुडविल, अब मान लो इस क्वेश्चन में गुडविल होती, बैलेंस शीट में गुडविल होती नहीं, बैलेंस शीट में गुडविल होती नहीं, हम उसका खाता बंद करते नहीं, लेकिन वो पीसी में आ जाती है, अपने आप प्रॉफिट लॉस कन्वर्ट होता रहता है, हमें कुछ नहीं करना होता। ये क्वेश्चन है जी।
हमें क्वेश्चन कहता है जी रियलाइजेशन बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, कैश अकाउंट बनाओ इन दी बुक्स ऑफ, मेरे को लगता है 5 मिनट लगने हैं। पीसी तो ये रहा जी 9 लाख रुपए। अगर हम उससे बोलें कि सर रियलाइजेशन बनाना, प्लीज़ नोटिंग मत करना, प्लीज़ ना, नोटिंग नहीं करनी, नोटिंग करने लायक क्वेश्चन ही नहीं है। प्लांट, फर्नीचर, इन्वेंट्री, डेटर, टू प्लांट, टू फर्नीचर, टू डेटर, टू स्टॉक, नोटिंग वोटिंग नहीं करनी, 5 मिनट लगने हैं। 7,75,000, 3 लाख 3 लाख, 7,75,000, 3 लाख 3 लाख। कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक अकाउंट में जाएगा। बाय क्रेडिटर्स, कितने के क्रेडिटर्स हैं, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, और पेबल्स गए 4.5 लाख के। लो जी 4.5 लाख। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मेरी बैलेंस शीट में है ही नहीं, मैं उसकी बुक वैल्यू कैसे क्लोज कर सकता हूँ, जो है ही नहीं, वो पीसी में कटकटा के आ गया हमारे पास। पीसी कंपनी का नाम बताओ जी क्या है, आप लिख लेना, ग्लोबल लिमिटेड। कितना पीसी था, 9 लाख। नफा नुकसान आ गया, लगाओ टोटल, 75,000, 75,000, 3 लाख 3 लाख। ना कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस है, ना कुछ है, लेना नहीं देना नहीं। टोटल बताओ जी, टोटल 7.5 लाख, 75,000, 3 लाख और 3 लाख, 14,25। 6, 13.5, 13.5 और 75,000, माइनस 4.5 लाख, माइनस 9 लाख, 75,000 का लॉस आ गया जी। क्या नाम थे इनके, हैप्पी, यूवी, मोहन, हैप्पी, यूवी और मोहन। रियलाइजेशन लॉस आ गया जी, रियलाइजेशन लॉस आ गया 30,000, 30,000, 15,000। मुझे तो ऐसे क्वेश्चन क्लास में अभी आपके साथ डिस्कस करने नहीं चाहिए। किस लेवल के क्वेश्चन किए हैं हमने, डेथ वाले क्वेश्चंस, एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले क्वेश्चन, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वाले क्वेश्चन, हमने तो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स कर करके लेंदी वाले क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं। कहाँ ये बच्चा क्वेश्चन, ये आ जाएगा तो सारे बच्चे पास हो जाएंगे, फिर चाहे मेरे से पढ़ाओ या किसी से भी पढ़ाओ। ये कोई क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ना है। 4 एसेट्स बंद कर दिए, 1 लाइबिलिटी बंद कर दी, पीसी लिख दिया, नफा नुकसान निकाल लिया। अब कुछ नहीं करना जी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने। हैप्पी, यूवी, मोहन, हैप्पी, यूवी, नोटिंग वोटिंग नहीं करनी कुछ भी। बाय बैलेंस बीडी, बताओ कितनी कैपिटल है इनके पास, कैपिटल बताओ सर कितनी है। 3 लाख, 4.5 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 4.5 लाख, 1.5 लाख। जनरल रिजर्व बाय जीआर, बताओ जी जीआर कितना है इसके पास, 1.5 लाख रुपए का। 60,000, 60,000, 30,000। अच्छा और क्या था, रियलाइजेशन लॉस है जी, कितना कितना था, 30, 30, 15, 30,000, 30,000, 15,000। अच्छा शेयर आए थे आपके पास, 2 शेयर्स इन ग्लोबल, 9 लाख का पीसी था, पीएसआर में बांटना है तो 360, 360, 180, लगा दो टोटल। इसका टोटल बनता है 390। इसको कैश लाना पड़ेगा, बाय कैश, क्योंकि शेयर ज़्यादा ले गया, पैसे कम है, तो 30,000 रुपये तो ये लेके आएगा। इसका टोटल मारो, इसका टोटल मारो, 15,000, 195, 195, ये कितना कैश ले आएगा, ये 15,000 रुपये ले आएगा। अच्छा जी इसका लगाओ आप टोटल, इसका टोटल आ रहा है, अच्छा ये टोटल 390 था, ये टोटल कितना है जी, ये 510 है, ये 510 है, ये लो जी 510। कितना पैसा ये ले जाएगा, इसमें लिखेंगे 2 कैश,
5 10 में से एक 20 ले जाएगा। कैश एंड बैंक अकाउंट बनाओ। कैश एंड बैंक में 2 बैलेंस बीडी 75,000 रुपये मेरे पास थे, और एक हैप्पी और एक मोहन 30,000 रुपये ये ले आया, 15,000 रुपये ये ले आया, और यू भी ले गया अपना एक पीस। खाता टैली ख़त्म, जय श्री राम। ये क्वेश्चन है बेटे, इसको आप क्वेश्चन कहते हैं। 5 मिनट लगते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब आप पेपर में करना तो थोड़ा चमकाओगे, क्योंकि मैंने तो डॉक्टर वाली भाषा में लिख दिया, क्योंकि मेरा मकसद तो आपको समझाना है। प्रेजेंटेशन तो क्लास में किया हुआ है हमने, कुछ है ही नहीं बेटे क्वेश्चन में करने लायक, मैं क्या बताऊं आपको। अच्छा, परचेजिंग कंपनी की बुक्स में एंट्रीज डालनी है। इन दी बुक्स ऑफ ग्लोबल, पहली एंट्री बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टनरशिप फर्म, नाम लिख देना यहाँ पे। नरेशन आपको पता ही है, बीइंग बिजनेस परचेज। सेकेंड एंट्री में प्लांट डेबिट 7.5 लाख का। अच्छा, और फर्नीचर डेबिट ये 75,000 रुपये का, और डेटर्स डेबिट ये 3 लाख के, स्टॉक डेबिट ये भी 3 लाख का, और क्या था, एक पेबल थे 4.5 लाख के, पेबल 4.5 लाख के, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी जो आपने ली है 37,500 की, एक पीसी आपका बिजनेस परचेज 9 लाख रुपए का। कैपिटल रिजर्व आ जाएगा क्योंकि टोटल ज़्यादा है, ये देख लेना आप, डेबिट साइड ज़्यादा है। 99% केसेस में अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस होगा तो इनको कैपिटल रिजर्व होगा, उनको गेन होगा तो इनको गुडविल होगी। एक अप्रॉक्सीमेशन लग जाता है ऐसे। ये आप देख लेना बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है। फिर फर्म अकाउंट डेबिट 9 लाख रुपए जो पीसी देना आपने, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रीमियम 7.5 लाख रुपए की कैपिटल है, 1.5 लाख का आपका प्रीमियम है। 75,000 शेयर इंटू 10, 75,000 शेयर इंटू 2, प्रेजेंटेशन आप कर लेना, बीइंग परचेज कंसिडरेशन पेड। और एक एंट्री लास्ट में पास कर देनी है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कितने के, 1.5 लाख रुपए के, जो आपस का लेना देना है। क्वेश्चन खत्म, जय श्री राम। ये एंट्रीज हैं बेटे। और अगर कोई बच्चा क्लास में इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी मेरी लिखी हुई चीज़ों को ऐसे देख रहा है कि चल क्या रहा है ये, तो जय श्री राम बोलना चाहिए उसको, भगवान ही भला करेंगे बेटे। मैं इन क्वेश्चंस को किसी लेवल पे नहीं समझता, और ये जितने बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं, इन्होंने ढंग से क्लासेस अटेंड की, उनको पता है हम किस लेवल तक गए हैं और ये किस लेवल पे है। जिस लेवल के क्वेश्चन हमने क्लास में किए हैं और जिस लेवल पे ये क्वेश्चन है, इनका आपस में डिफरेंस वही है कि हम यहाँ इस क्वेश्चन में खड़े हैं ग्राउंड फ्लोर पे और हम पहुँचे हुए हैं 50th फ्लोर पे, इतना डिफरेंस है आपस में। तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं बेटे। कंपनी की बैलेंस शीट मांगेगा तो बैलेंस शीट बना ही सकते हो आप। अगर आपको बोल दे जी कंपनी की बैलेंस शीट बनाओ, तो कंपनी की बैलेंस शीट लो। प्रेजेंटेशन आपको पता ही है, शेड्यूल 3 के हिसाब से बनती है कंपनी की बैलेंस शीट। तो ये टोटल कितना आ गया, 3150। ये टोटल कितना आ गया, ये टोटल कितना आ गया, ये टोटल कितना आ गया। कैश लिया नहीं, बस ये कैश है इनके पास। अच्छा, ये टोटल माइनस कर देंगे 1.5 लाख, यहाँ से भी माइनस कर देंगे 1.5 लाख, आपस का डेटर क्रेडिटर है, टोटल ही तो मारने हैं। जनरल रिजर्व इनका अपना है, कैपिटल 9 लाख से प्लस हो जाएगी 7.5 लाख से, कैपिटल में 7.5 लाख ऐड कर देंगे और बाकी का 1.5 लाख रिजर्व एंड सरप्लस में एसपीआर के नाम से दिखा देंगे, बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। जय श्री राम। ये क्वेश्चन है बेटे, A + B A + B A + B, ना वैल्यूज़ में चेंज हो रहा है ना कोई नया पॉइंट आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन था ये। तो मैं ऐसे क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता। मैं कहता हूँ ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आने चाहिए। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया तो सारे पास हो जाएंगे। जिस बच्चे ने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किए हुए हैं, ये उसके साथ नाइंसाफ़ी है। चलो जी आगे चलते हैं। ईसॉप्स, लो बच्चा क्वेश्चन, ईसॉप्स, वही बात ईसॉप्स वाली। हमने तो क्लास में एम्प्लॉयज़ लेफ्ट, चेंज इन वेस्टिंग पीरियड, टारगेट वेस्टिंग, ग्रेडेड वेस्टिंग, SAR स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, फिर ESPP में भी रिस्ट्रिक्शन वाला, हमने तो इतना कुछ पढ़ा हुआ है।
इसमें क्या दे रहा है देखना, कहता है जी 5,000 ऑप्शन है, अपने एम्प्लॉयज़ को दिए 1/4/18 पे 90 रुपये पे। अच्छा, मार्केट प्राइस चल रहा था जी 150 रुपये, 150 की चीज़ 90 में देंगे, 60 रुपये का लॉस है। वेस्टिंग पीरियड जी 3 साल का है और मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड 1 ईयर का है। 1/4/18 को अगर ऑफ़र किए हैं तो पहली बैलेंस शीट बनेगी 19 को, दूसरी बैलेंस शीट बनेगी 20 को, तीसरी बैलेंस शीट बनेगी 21 को और चौथी बैलेंस शीट बनेगी, यहाँ तक तो वेस्टिंग पीरियड है अपना, और ये वाला पीरियड एक्सरसाइज पीरियड है 1 ईयर। तो खर्चा तो हम 3 सालों में बुक करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज करने के लिए 1 साल मिल गया, तो रिवर्सल जो है वो 1 साल बाद हो जाएगा। फिर हमें क्वेश्चन कहता है जी 4500 ऑप्शन है जो एक्सरसाइज हुए हैं 31 मार्च को यहाँ पे। अगर 4500 एक्सरसाइज हुए हैं तो बाकी के जो 500 हैं वो आपके रिवर्स हो जाएंगे। कहते जी जर्नल एंट्रीज पास करो, फेस वैल्यू दे यार, बताओ ना कोई लेफ्ट है ना कोई लेना ना देना। 5,000 शेयर लेने हैं, 150 माइनस 90 माइनस करना है, डिवाइडेड बाय 3 करना है। 5,000 ऑप्शन है, 60 रुपये का लॉस है और डिवाइडेड बाय 3 करना, 1 लाख रुपये का लॉस है। क्या एंट्रीज पास करते हैं? एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्सपेंस डेबिट टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपीज़ और P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्सपेंस 1 लाख रुपीज़। और ये एंट्रीज क्या है? फर्स्ट ईयर में भी ये एंट्रीज है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। रिपीट करते चलो। और जब आएगा चौथा साल, चौथे साल में क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग। 4500 शेयर्स हैं जी, 90 रुपये तो लेके ही आएंगे, बताओ ना, 90 रुपये लाएंगे कि नहीं लाएंगे? एक्सरसाइज प्राइस के बराबर एम्प्लॉयज़ को पैसा देना पड़ता है। 60 रुपये आपने एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन मान लिया, 90 रुपये एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है, 60 और 90 मिला के हमने कितने बना लिए अपने? 150। अब आप इशू कर सकते हैं। हम नेक्स्ट एंट्री पास कर देंगे, ईसॉप आउटस्टैंडिंग डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। 4500 शेयर हैं 10, 4500 शेयर हैं 140, 45,000 और ये बनेगा 4500 इंटू 140, 630, ये 675 हो जाएगा। बाकी रिवर्स कर दो। ईसॉप आउटस्टैंडिंग डेबिट टू GR 500 इंटू 60 हमारे वेस्ट गए 30,000 रुपये। ये लो, ये क्वेश्चन है बेटे, ये मैंने एंट्रीज दिखा दी आपको, ये हमारे करने लायक क्वेश्चन ना है, ये तो एग्जाम्पल से भी आसान है। मैं चैप्टर की शुरुआत एग्जाम्पल से करता हूँ, एग्जाम्पल भी ढंग के होते हैं, ये तो एग्जाम्पल भी ना है। और अगर कोई बच्चा बोले सर ये क्या किया आपने, चैप्टर पढ़ा ही नहीं इसका मतलब आपने, मैं फिर वही बात बोलूँगा, हम कहाँ तक गए और ये कहाँ पे खड़ा है क्वेश्चन, कोई मैच ही नहीं है बेटे आपस में। हर साल 2 एंट्रीज डालनी है, बाद में आपको एक्सरसाइज पीरियड में एक्सरसाइज शेयर्स पे पैसा मंगवाना होता है और उसको इश्यू करना होता है। तो 4500 शेयर का पैसा आ जाएगा 90 रुपये, 60 आपने डाल रखे हैं, 90 रुपये और ले लिए, 150 बन गए, इशू कर दो। बाकी के 500 आपके रिवर्स हो जाएंगे। और हम इसको टैली करने के लिए हमेशा ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट भी बनाते थे। मान लो मैं 4th ईयर में खड़ा हूँ तो मेरे पास 3 लाख रुपए इकट्ठे हो गए होंगे बाय एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस टू बैलेंस CD। हर साल 1-1 लाख रुपए डालते आए हो, 3 लाख इकट्ठे हो चुके हैं। फिर आपके पास बैंक आ गया 4,05,000 रुपये, फिर आपने इशू कर दिया 675, इसको डेबिट किया ना आपने अभी, कितने से? 45,000 की कैपिटल और प्रीमियम आपका है 6,30,000 का, बाकी आपका GR में चला गया 30,000, टोटल में आपका मैच हो जाना चाहिए 7,05,000, 7,05,000। ये तो आप अगर आराम से बैठ के सोचेंगे 5-5 मिनट के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के फॉर्म में ये तो ना, इसमें एम्प्लॉयज़ लेफ्ट है, जब एम्प्लॉयज़ लेफ्ट नहीं है, डिपार्चर रेट नहीं है,
तो कैलकुलेशन चेंज होनी नहीं है। जिस क्वेश्चन में एम्प्लॉयज़ लेफ्ट होते हैं, डिपार्चर रेट होता है, हर साल एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्सपेंस क्यूमुलेटिव फिगर में निकलता है, फिर हमें चेंज करना पड़ता है उसको। पता नहीं जी क्या सोच के क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बायबैक का। लो जी, एक प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया है और एक इन्होंने बायबैक किया है। ये हमारी क्लास बुक का, ये हमारी क्लास बुक का मैंने नोट किया था जी। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, आप चेक कर लेना बेटे। क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये हमारे डिफरेंशियल राइट्स हैं, ये तो थ्योरी है जी। इन्होंने रूल्स मांगे हैं कि आप डिफरेंशियल राइट्स के रूल लिख के दो, तो क्लास बुक आप रेफर कर सकते हैं, थ्योरी लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 अमेलगामेशन का, ये क्लास बुक का सर क्वेश्चन नंबर 18 है। मैंने आपको अमेलगामेशन में 2 बार चैप्टर दिया है। पहले मैंने आपको अमेलगामेशन कॉन्सेप्ट्स के साथ कराया विद क्वेश्चंस, फिर मुझे लगा कि प्रैक्टिस कम हुई है, फिर मैंने एक चैप्टर और ऐड किया, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑन अमेलगामेशन, उसमें 18 क्वेश्चन दिए। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 18। कट कॉपी पेस्ट कुछ भी चेंज नहीं किया, ना लाइक नाम तक नहीं बदले हुए, वहां से उठाया आपको दे दिया। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो बिजनेस कॉम्बिनेशन के हैं अपने, उसका 18वां क्वेश्चन क्लास बुक का यही क्वेश्चन है, क्लास में किया हुआ है, मैंने खुद करवाया हुआ है। जब आप क्लास बुक का रिवीजन करेंगे ये अपने आप हो जाएगा। आप मिला सकते हैं, मैं आपको क्लास बुक के क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ, आरटीपी से मैच कर लेना प्लीज। लो जी, क्वेश्चन नंबर 7, ये क्लास बुक का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन नंबर 12 है जी। कौन सा? एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का। और ये नवंबर 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। कितने नंबर के लिए आया था? 15 नंबर के लिए। और ये तो मैंने होमवर्क में दिया था आपको, 12वां क्वेश्चन तो मैंने कराया भी नहीं था आपको, क्योंकि ऑलरेडी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी थी, तो मेरे को लगा कि सिंपल क्वेश्चन है, कर लेना आप। नवंबर 19 का पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आप क्लास बुक में देखते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी 2 हिस्सों में है, नॉर्मल क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एक्स्ट्रा क्वेश्चन का 12वां क्वेश्चन है ये। कट कॉपी पेस्ट, नवंबर 19, मई 19, नवंबर 19, मई 19, नवंबर 19, मई 19, अब यही चलेगा आगे। बस पता नहीं क्या किया इन्होंने, 2019 के पेपर उठा के आरटीपी में डाल दिए सारे। मैं चलते चलते आ गया जी क्वेश्चन नंबर 8 में, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। क्लास बुक का आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, कट कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन है जी। और अगर मैं आपसे बात करूं पेपर की, मैंने नोट किया हुआ है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, ये तो चलो रेगुलर क्वेश्चन हो गए आपके। अगर आपको एक क्वेश्चन वर्ड बाय वर्ड, अमाउंट बाय अमाउंट डिट्टो चाहिए ना, डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन चाहिए, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में क्लास बुक में 12वां क्वेश्चन है ये, जहां पे मैंने पास्ट एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। ये मई 19 में 10 मार्क्स के लिए आया हुआ है। अगर कॉन्सेप्ट देखना है तो रेगुलर क्वेश्चन है 8 और 11, और अगर डिट्टो क्वेश्चन चाहिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में क्लास बुक में 12वें क्वेश्चन पे जाओ, क्योंकि लिक्विडेशन भी 2 हिस्सों में है, नॉर्मल एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा वाले में 12वां क्वेश्चन मई 19 के पेपर का 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक एक अमाउंट वहां से उठाया यहां दे दिया आपको। मई 19, नवंबर 19, मई 19, नवंबर 19, यही चलने वाला आपका। अच्छा जी, एनबीएफसी पे पूछते हैं, बताओ जी क्या क्राइटेरिया है इनकम रिकॉग्निशन का इन केस ऑफ एनबीएफसी। तो बच्चे को पता है, परफॉर्मिंग की इनकम एक्रूअल बेसिस पे होती है और एनपीए की इनकम कैश बेसिस पे होती है। ये इसमें क्राइटेरिया वाली क्या बात है? परफॉर्मिंग एसेट्स की इनकम एक्रूअल बेसिस पे, बैंकिंग में भी ये रूल है। नॉन परफॉर्मिंग की कैश बेसिस पे।
और जो अगर एनबीएफसी की बात करें, इसमें एक हायर परचेज एसेट्स आ जाते हैं। तो अगर हायर परचेज इंस्टॉलमेंट्स हैं 12 महीने से ऊपर ड्यू हो गई हैं आपकी, अगर 12 महीने से ज़्यादा ओवर ड्यू हो गई हैं, फिर आपका ब्याज बुक नहीं हो सकता। हायर परचेज के अलग रूल थे, उसके प्रोविज़न की रिक्वायरमेंट भी अलग थी, शायद आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन है जी इसमें। बैंकिंग कंपनी का 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये तो देखते ही खुश हो जाना चाहिए। ये रेट ऑफ डिस्काउंट है, ये आपको ड्यू डेट दे रखी है, डेज आफ्टर 31 मार्च काउंट करने हैं, रिबेट निकाल लेनी है, प्लस माइनस करके आंसर आ जाना है। अगर आपको इसकी रेफरेंस लेनी है, अगर तो चाहिए कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34, 31, 29 ये सब सिमिलर हैं। और अगर चाहिए डिट्टो क्वेश्चन, कट कॉपी पेस्ट डिट्टो, तो डिट्टो क्वेश्चन अगर आपने देखना है तो क्वेश्चन नंबर 65 पे जाइए क्लास बुक में। ये मई 19 के पेपर में आया हुआ है, मई 19 के एग्जाम का क्वेश्चन उठा के दे दिया आपको सर। डिट्टो क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन नंबर 65 है। कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं तो 4 क्वेश्चन है, 29, 31, 33, 34। ये तो क्वेश्चन देखते ही आपको खुश हो जाना चाहिए, कुछ है ही नहीं। रिबेट निकालनी है, ओपनिंग रिबेट ऐड करते हैं, क्लोजिंग माइनस करते हैं, इनकम आ जाती है। अगर 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखना आपने, प्रोविजंस वाला, डिट्टो कट कॉपी पेस्ट विदाउट चेंजिंग इवन फिगर्स, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए क्लास बुक का, और ये भी मई 19 में आया हुआ है। कट कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन है जी। ये सब क्लास में मेरे करवाए हुए क्वेश्चन है, कुछ भी नया मेरे को तो मिला नहीं सर। अब सर जब क्वेश्चन क्लास बुक में है, मेरे करवाए हुए हैं, मैं इनको दोबारा क्लास में डिस्कस करने बैठ जाऊं तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। मैं आपका समय क्यों नष्ट करूं फालतू में? कुछ नया दिखेगा तो मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11, होल्डिंग कंपनी। लो जी, क्लास बुक का ये हमारा क्वेश्चन नंबर है जी 30। पता है कौन सा कॉन्सेप्ट है? नेगेटिव माइनॉरिटी। नेगेटिव माइनॉरिटी जो क्वेश्चन 30 है हमारा, नेगेटिव माइनॉरिटी पे था। मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था आपको कि अगर सब्सिडरी कंपनी लॉसेस इनकर करती है और माइनॉरिटी को लॉस में शेयर लेना पड़ेगा, लेकिन लॉस इतना ज़्यादा हो गया कि उसकी कैपिटल और प्रॉफिट्स के ऊपर चला गया, मतलब उसके पास शेयर इन कैपिटल, शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, इसका जो टोटल है वो लॉस से कम रह गया और माइनॉरिटी नेगेटिव आना शुरू हो गया, तो माइनॉरिटी नेगेटिव नहीं हो सकता, उसको नील मार्क करते हैं और उसके हिस्से वाला जो नेगेटिव है वो होल्डिंग को बियर करना पड़ता है। फिर फ्यूचर में जब सब्सिडरी प्रॉफिट रिकॉर्ड करती है तो होल्डिंग पहले अपना लॉस सेट ऑफ करेगा, जो उसके बिहाफ पे हमने सर कराया वो क्वेश्चन है। कट कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन, यही स्टडी मैट में, यही आरटीपी में, यही क्लास बुक में, और मैंने खुद कराया आपको। आप मिला सकते हैं। पता है किस चीज़ का फ़र्क है? एक चीज़ का फ़र्क है बस। क्लास बुक में जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 10 लाख है, यहाँ पे 80,000 है, यहाँ पे भी 10 लाख है। मतलब क्लास बुक में जो क्वेश्चन है उसकी फिगर्स को हाफ कर दो, ये क्वेश्चन। इतनी मेहनत करती है इंस्टीट्यूट, देखो आप, लाजवाब मेहनत की है आरटीपी के अंदर। मैं क्वेश्चन नंबर 12 में आ गया जी। क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है जी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का, और ये भी मई 19 के पेपर में आया हुआ है। क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आपको सिर्फ ये बताना होता है कि इसमें है क्या। फॉर एग्जांपल, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है जी, एक्चुअल बैड डेट्स आपके डिफरेंट हो गए, जो आपने प्रोविज़न क्रिएट किया था, आपने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट अलग बनाया था, एक्चुअल बैड डेट्स कुछ और आए हैं, तो ये चेंज इन एस्टिमेशन है, आपका चेंज इन एस्टिमेट है। अच्छा, फिर
इन्होंने जी अपना कॉस्ट मॉडल को रीवैल्यूएशन मॉडल में चेंज कर लिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 दोनों अलाउ करता है, कॉस्ट मॉडल भी रीवैल्यूएशन मॉडल भी। इन्होंने कॉस्ट मॉडल छोड़ दिया, रीवैल्यूएशन मॉडल पकड़ लिया, चेंज इन पॉलिसी है, ये आपका चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। फिर इनकी जी कोई गवर्नमेंट ग्रांट है जो रिसीवेबल है एज कॉम्पनसेशन। आपको पता है ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ वो हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, जो हमारे बिजनेस का पार्ट है, लेकिन ग्रांट लेने के लिए बिजनेस नहीं करते, ग्रांट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो ग्रांट को हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मानेंगे। लेकिन ग्रांट का जो रिफंड है ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैंने कलर मैच कर दिए पेन के, ये क्लास में किया हुआ है क्वेश्चन, मैंने कराया हुआ है आपको बेटे, डिट्टो क्वेश्चन, किताब खोलो सब पढ़ाया हुआ है आपको। अच्छा फिर ये देखो, ट्रीटिंग ऑपरेटिंग लीज एज फाइनेंस लीज प्रायर पीरियड आइटम है, मिस्टेक है, ये तो अकाउंटिंग मिस्टेक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, ये भी मिस्टेक है। वर्किंग कैपिटल में थोड़ा ना ब्याज कैपिटलाइज होता है, वर्किंग कैपिटल इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट, AS 16 गलत लगा रहे हैं हम। अप्लाइंग 10% डेप्रिसिएशन इंस्टेड ऑफ 15%, ये भी मिस्टेक है, लगाना था 15 लगा दिया 10। चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ, ये चेंज इन एस्टीमेट है, ये तो ग्रीन पेन से लिखना था, ये तो चेंज इन एस्टीमेट है। एसेट्स की लाइफ में चेंजेस आना चेंज इन एस्टीमेट है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को चेंज करना है, ये भी चेंज इन एस्टीमेट है। एक पॉइंट रह गया, सरकार ने कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ लेजिस्लेटिव चेंजेस हुए हैं जिनकी वजह से आपको पास्ट में अकाउंटिंग, ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी, ऑर्डिनरी इसलिए है क्योंकि सरकार चेंज कभी भी कर सकती है। आप जब बिजनेस करते हैं तो रेगुलेशन कभी भी चेंज हो सकता है। लोग पहले सेल टैक्स लगाते थे, फिर GST लगाना शुरू कर दिया, सरकार कुछ भी कर सकती है। ये क्लास में डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 5 क्लास बुक का एक्स्ट्रा क्वेश्चन, May 19 का पेपर का क्वेश्चन है। ये AS 7 का क्वेश्चन नंबर 13, ये तो सर पता नहीं क्लास में कितनी बार गिवन है। ये पैराग्राफ 35 पे वही एक्सपेक्टेड लॉस वाला क्वेश्चन है, पढ़ो, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। मैं तो उसका नंबर भी नहीं देखा क्लास बुक में। 45 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है जी, 32.5 लाख रुपए खर्च हो गए हैं, 32.5 लाख, और एडिशनली और कितने लगने हैं, 15-10। तो आपको पता है 32.5 हमारे लग चुके हैं, 15-10 और लगेंगे, तो 47,60,000। कॉन्ट्रैक्ट हमारा 45 का है, तो पक्की बात है एक्सपेक्टेड लॉस के लिए प्रोविज़न बनेगा। ये हमारी क्लास बुक में है क्वेश्चन, मैंने लिखा था वैसे, मैं देखा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का B पार्ट है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, और ये भी May 19 के पेपर का है सर, May 19 5 मार्क्स का। और करना क्या है इसके अंदर, सबसे पहले 32.5 लाख, 47,60,000, पहले आपको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालना चाहिए। आपको सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालना चाहिए, एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। देखो आपकी परसेंट कितनी बनती है, 68.27%, 68.2728 बनती है। चलो अब आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आ जाएगा, 45 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, 68.28%, तो 45 लाख रुपए 68.28%, तो 30.726 लाख का आपका रेवेन्यू बनता है। और अगर आपको प्रोविज़न बनाना हो तो आपको पता है जितना काम पूरा हो गया, जितना काम पूरा हो गया वो तो कंप्लीशन में आ गया। प्रोविज़न बनाते हैं फ्यूचर के लिए, जितना काम आपका पेंडिंग है, तो 4760 माइनस 45, इसका हम 31.72 का प्रोविज़न बना लेंगे। क्वेश्चन ख़त्म। ये क्वेश्चन हम पहली बार, मेरी क्लास बुक में कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन ऐसे हैं। ये तो मैंने चलो आपको रेफरेंस दे दी,
कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, मई 19 है। क्लास बुक में जाओगे, क्लास बुक में एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखोगे, पहले क्वेश्चन का बी पार्ट, कट कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन है, डिट्टो। लेकिन मैं डिट्टो की बात ही नहीं कर रहा, इस तरह के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन है। और एक और मजे की बात, जितने भी पुराने आरटीपी देखोगे सेकंड ग्रुप के, यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपका। एक एक्चुअल कॉस्ट, एक एस्टिमेटेड कॉस्ट और एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, पैरा 35 लगवाता रहता है आपसे। 21, 22 कंप्लीशन मेथड के, 35 आपका एक्सपेक्टेड लॉस। और मैंने प्रेजेंटेशन के लिए बहुत बार बताया आपको कि जो प्रेजेंटेशन मैं आपको देता हूँ वो फॉलो करना है आपने। पहले परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालो, उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकालो, जितना काम पेंडिंग है उसका प्रोविजन बनाओ। कहने को तो मैं सीधा कह सकता हूँ कि लो जी 2.6 का लॉस आएगा, ये प्रोवाइड कर दो, लेकिन हम 2.6 के 2 ब्रेकअप बनाते हैं, कंप्लीशन का अलग और प्रोविजन का अलग। ये क्वेश्चन क्लास में 10-11 क्वेश्चन है हमारी बुक के अंदर। 10-11 क्वेश्चन मायने रखते हैं बेटे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही ये चलता रहता है इसके अंदर। मैं क्वेश्चन नंबर 14 में आ गया, AS 9 में आ गया सर। मैं आपको रीड करा देता हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 सबसे पहले रेवेन्यू की डेफिनेशन बताता है। रेवेन्यू मीन्स ग्रॉस इनफ्लो वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल। और फिर रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए 2 बेसिक कंडीशन बताई थी मैंने, और 2 ऐसी कंडीशन बताई थी जो सबके लिए कॉमन है। 5 तरह के रेवेन्यू कवर किए थे, सेल, सर्विस, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और डिविडेंड। इन पांचों के लिए 2 कॉमन कंडीशन है। अमाउंट सर्टेन होनी चाहिए, कलेक्शन सर्टेन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए रेवेन्यू की कितनी अमाउंट है, और ये पता होना चाहिए कि कलेक्शन हो जाएगा। 2 कंडीशन बेसिक थी। फिर हम सेल में गए, डिलीवरी होनी चाहिए, अच्छा जी, ओनरशिप ट्रांसफ़र होनी चाहिए। सर्विस में गए, कंप्लीटेड मेथड, कंप्लीशन मेथड। इंटरेस्ट में गए, टाइम बेसिस पे। रॉयल्टी अग्रीमेंट बेसिस पे। डिविडेंड डिक्लेरेशन बेसिस पे। सारे रूल पढ़े थे हमने। लेकिन मैंने आपको AS 9 में 2 कॉमन कंडीशन बताई थी जो सारे रेवेन्यूज पे लगती हैं। अमाउंट शुड बी रिलायबल, a reliable estimate should be available for all type of revenues. The second one, there should be certainty that ultimate collection will be made. अगर आपको किसी रेवेन्यू के कलेक्शन को लेके डाउट है, अगर आपको लगता है कि अल्टीमेट कलेक्शन नहीं होगा, कोई डाउटफुल है, अमाउंट चेंज हो जाएगी, रेवेन्यू बुक मत करो। डिविडेंड का एग्जांपल दिया था, कंपनी ने डिविडेंड प्रपोज किया, वो AGM में जाके कैंसिल हो सकता है, AGM में जाके आपका पास भी हो सकता है, AGM में जाके वो कम भी हो सकता है। इसलिए डिविडेंड की अकाउंटिंग प्रपोज डिविडेंड बेसिस पे कैंसिल हो गई है। जब तक कंपनी AGM में डिक्लेयर नहीं करती तब तक वो पक्का नहीं होता, तब तक इनकम बुक नहीं होती, क्योंकि कलेक्शन में सर्टेनिटी नहीं होती। कुछ ऐसा ही पॉइंट इन्होंने इसमें डाल दिया। PQR एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बेचते हैं डीलर्स को, ठीक है। क्या बेचते हैं? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बेचते हैं डीलर्स को। वन ऑफ द कंडीशन ऑफ द सेल की एक कंडीशन है, इंटरेस्ट इज एट 2% पर मंथ, पर एनम नहीं है। जितनी पेमेंट डिले होगी, अगर आपका बायर आपको पैसे टाइम से नहीं देगा तो आप उससे ब्याज भी लोगे 2% पर मंथ। 2%, साल का 24% ब्याज फॉर द डिलेड पेमेंट। अच्छा, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रिकवरी इज ओनली 10% ऑन सच ओवरड्यू आउटस्टैंडिंग ड्यू टू। एक बंदे ने आपसे माल खरीदा, पेमेंट डिले हो गई, वो आया 6 महीने बाद, आपने उसको बोला 2% पर मंथ है, 6 महीने का बनता है 12, कहता 12 नहीं दे रहा मैं, मैक्सिमम 10% आपको हमेशा मिला है। आपका पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि आपका ब्याज 10% से कभी ज़्यादा आपको मिला नहीं है। कहने को आप 24% कहते हो, लेकिन आपको सामने वाला 10% में सेटलमेंट करके चला जाता है। ये आपका पास्ट एक्सपीरियंस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2% पर एनम का या पर मंथ का इंटरेस्ट है, ये सर्टेन नहीं है। ये सर्टेन नहीं है कि आपको कलेक्ट हो ही जाएगा। तो क्वेश्चन मुझसे कहता है 21-22 में, कंपनी वांट्स टू रिकॉग्नाइज द एंटायर इंटरेस्ट। कंपनी सारा ब्याज रिकॉर्ड करना चाहती है रिसीवेबल बेसिस पे। आंसर इज नो। क्यों? आप पेपर में लिख सकते हो, एज पर द प्रोविजंस ऑफ AS 9 द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड बिफोर रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू। वो 2 कंडीशन, रिलायबल एस्टिमेट एंड अल्टीमेट कलेक्शन विल बी मेड। वो कहानी की कॉपी से उठाना, चिपका देना। फिर इन द गिवन केस, सारे बच्चों को पता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर 3 पैराग्राफ्स में देना होता है।
पहले AS बता दिया, अब सेकंड पार्ट में आ गए। इन द गिवन क्वेश्चन द एस्टिमेशन ऑफ कंपनीज, द एक्सपेक्टेशन ऑफ कंपनीज 24% per annum, but past experience is about 10% per annum. So it's not certain that company will realize its entire interest. So company should not recognize the entire interest as receivable. Company should wait for actual collection. ब्याज का एक्चुअल कलेक्शन तक इंतजार करना पड़ेगा, कम ज़्यादा हो जाता है इनका। तो जब तक कलेक्शन नहीं होता एक्रूअल बेसिस फॉलो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट कलेक्शन इज नॉट सर्टेन, सर्टेनिटी क्लॉज इसमें फेल हो रहा है। ये पॉइंट दे रखा है मैंने। ये राजी सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग तो आप देखते खुश हो जाओगे। हाँ, सेगमेंट रिपोर्टिंग का क्वेश्चन देखते ही बच्चा खुश हो जाता है। लगाना ज़रा, इसका टोटल लगा हुआ है 160, तो परसेंटेज बताओ। %50, 18.75%, 12.5%, 12.5%, 6.2%, सेगमेंट एसेट्स का परसेंटेज निकाल दिया। 10% की कंडीशन है, रिपोर्टेबल है, रिपोर्टेबल है, रिपोर्टेबल है, रिपोर्टेबल है, अनरिपोर्टेबल है। सेगमेंट रिजल्ट, ये लॉस वाले अलग कर लो, लॉस वाले बनते हैं 200, प्रॉफिट वाले अलग कर लो, प्रॉफिट वाले बनते हैं 50, विच एवर इज हायर। बेटे कर लेना इसको। अब मैंने तो आपको क्लास में सेगमेंट रिपोर्ट बनानी सिखा रखी है, ये तो 10% की कंडीशन चेक करने वाला क्वेश्चन है। और आपको पता है कोई भी एक कंडीशन पूरी होनी ज़रूरी है। ऑल कंडीशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, ओनली वन कंडीशन, एटलीस्ट वन कंडीशन इज रिक्वायर्ड। तो जो सेगमेंट एक कंडीशन पूरी कर लेगा वो रिपोर्टेबल है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं जो हम रेमुनरेशन पे करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, क्या वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है? वो है ही। अगर आपका डायरेक्टर, आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो आपके लिए KMP होते हैं, और KMP वो होते हैं जो 3 पावर एक्सरसाइज करते हैं, कंट्रोलिंग, प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग। सीक्वेंस में बोलूँ तो प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। पहले प्लान बनता है, फिर डायरेक्शन देते हैं, फिर कंट्रोल करते हैं। तो प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो 3 पावर यूज़ करते हैं वो आपके KMP है। KMP को आप कुछ भी दोगे वो आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। तो जो रेमुनरेशन क्लास में नोट भी लिखवाया हुआ है, और क्लास बुक का ये अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 है। हम आगे जी लीज वाले क्वेश्चन पे। ये हमारी क्लास बुक में एक तो क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 30 भी है। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं हमने ऐसे। पता है ये कौन सा क्वेश्चन है? जिसमें आपको लीज पेमेंट निकालनी होती है। आपको पता है ना इस बात का कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू फेयर वैल्यू, और हम इसको नेट इन्वेस्टमेंट भी कह देते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो नेट इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है IRR पे। पता है ना आपको इस बात का? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को अगर मैं डिस्काउंट कर दूं तो नेट आ जाएगा। और ये ग्रॉस 3 चीज़ों से मिलकर बनते हैं, लीज रेंटल, GRV और UGRV। अगर मैं इन तीनों को डिस्काउंट कर लूँ तो नेट आ जाएगा। नेट और फेयर वैल्यू एक ही बात होती है IRR पे। तो कुछ भी मिसिंग फिगर आप निकाल सकते हैं। मैंने ये क्वेश्चन 3 बार कराया क्लास में आपको। आप डाउट सेशन देख लो AS 19 का। देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं। इन्होंने 3 साल का एक लीज एग्रीमेंट साइन किया है, 3 साल का, और हमें कॉस्ट बता रहे हैं जी 17 लाख रुपए है। ये बेवकूफ़ है जी, 16,99,999.5। मैं 50 पैसे राउंड ऑफ करूँगा, 17 लाख रुपए बन जाएंगे। तो मैं इतने पैसे वाला झंझट क्यों पालूंगा, मैं 17 लाख रुपए लेके चलूँगा। आगे क्वेश्चन कहता है जी,
the annual lease payment to be made at the end of each year, structured in way sum of present value of lease payment and GRV equal to the cost of equipment। पता है जी मुझे ये दोनों इक्वल होते हैं, मुझे सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। UGRV बता रहा आपको UGRV, और ये है 1,33,500 की रेट बता रहा है 10%। मुझे कहता है जी आप हमें ना लीज रेंटल निकाल के दो, और फिर बताओ हमारा UFI कितना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर ये मान के चलो आप। अच्छा ये लो, करना क्या है, PV ऑफ GI इज इक्वल टू NI, और NI का दूसरा नाम है फेयर वैल्यू। हमने लीज रेंटल को मान लिया X, तो X इंटू 0.909 प्लस 826, 3 साल का है ना, प्लस 751 इंटू 1,33,500 इज इक्वल टू 17 लाख। ये क्या है, ये रेंटल की डिस्काउंटिंग है, ये UGRV की डिस्काउंटिंग है। GRV क्वेश्चन में है नहीं। सर कर क्या रहे हो, जय श्री राम बोलो। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं जय श्री राम कह रहा हूँ। जो मैंने करवाना था वो तो मैंने इन 3 क्वेश्चंस में करवा रखा है। एक क्वेश्चन 3 बार क्लास में प्रिंटेड है, उसके बाद बच्चा RTP का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा। डिट्टो क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट, मैं कुछ नहीं कर सकता सर इसके अंदर। जिस लेवल के क्वेश्चंस हम करते हैं 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751, तो ये बनता है 2.486x प्लस 1,33,500 1,00,259 17 लाख। अच्छा मैं समझ गया जी, इन्होंने 50 पैसे क्यों दिए हैं। ये फिगर आ रही है 1,00,258.5, तो अगर मैं लिख देता हूँ ये 16 लाख, तो अपने यहाँ 50 पैसे कट जाएंगे। समझ गया मैं 50 पैसे क्यों दिए हुए हैं। तो ये 1,59,9,741 एक्स की वैल्यू निकाल लो, लीज रेंटल आ गया आपका 6,43,500 का लीज रेंटल आ गया जी। 6,43,500 3 साल तक जाएंगे। फिर 1,33,500 की आपकी GRV है, टोटल लगा लो। जिस बच्चे ने पढ़ा हुआ है उसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, जिसने नहीं पढ़ा हुआ उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर सर। $2,064,000 माइनस 17 लाख, ये आपका UFI आ गया 3,64,000 रुपये के आसपास UFI आ जाएगा। ये आपका इसमें है फेयर वैल्यू, ये है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ब्याज ही तो है। अगर मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ले लूँ और उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लूँ तो ब्याज ही तो आएगा। ये क्वेश्चन मैंने नया नहीं कराया बेटे, मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैंने ये क्वेश्चन नया नहीं कराया। मेरा ये क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया हुआ है, एक्स की इक्वेशन बनाने वाला। बच्चों ने मुझे बोला सर हमें समझ में नहीं आ रहा, मैंने डाउट सेशन में भी रिकॉर्ड करके दिया आपको, ये डाउट सेशन में भी रिकॉर्ड करके दिया हुआ है। एक्स की इक्वेशन बनानी है, प्लस UGRV करना है, फेयर वैल्यू के बराबर रखना है, एक्स को सॉल्व कर लेना है, आपका लीज पेमेंट आ जाएगा। क्वेश्चन पुराना है सर। अच्छा कुछ है ही नहीं, मुझे कुछ नया मिलेगा तो मैं रुकूंगा। मैं इसमें आ गया जी 18वें क्वेश्चन में। ये किस चीज़ पे है, ये EPS राइट शेयर पे है। राइट शेयर का फॉर्मूला आपको पता ही है, पहले आपको वो निकालना पड़ता है RA फैक्टर। पहले ये बताओ आपके पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं राइट से पहले, 2.5 लाख। रेट क्या चल रहा है राइट से पहले, 102। मैं रुक ही नहीं रहा। राइट के शेयर बताओ कितने हैं, राइट इशू है 1 लाख शेयर का, रेट क्या है 98। लो जी डिवाइड कर देंगे 3.5 लाख शेयर से, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स राइट प्राइस आ जाएगा।
प्लस 98 लाख डिवाइडेड बाय 3.5 लाख, ₹3.5 शेयर है। आ गई, आर ए फैक्टर निकाल लो। आर ए फैक्टर बताओ। एक 102 को डिवाइड करेंगे, आर ए फैक्टर आ जाएगा 1.011। उसके आगे का प्रोसेस आपको पता ही है। डिट्टो क्वेश्चन है जी। क्लास, मैं बताऊँ क्लास बुक में कौन सा क्वेश्चन है, मैं क्यों करवा रहा हूँ मुझे पता ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 क्लास बुक में है। तीनों क्वेश्चन आपके सेम है सर, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं। पहले एक्स राइट प्राइस निकाला, फिर आर ए फैक्टर निकाला। अब इस आर ए फैक्टर का इस्तेमाल दो जगह करना है आपने। जब आप करंट ईयर की ईपीएस निकालेंगे तो 30 जून तक, अप्रैल मई जून, सिर्फ 3 महीने के लिए 2.5 लाख शेयर लेंगे, इसका आर ए फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और 3/12। उसके बाद 3.5 लाख शेयर ले लेंगे, उसका सीधा 9/12 वेटेड एवरेज आ जाएगी। और एक इसका इस्तेमाल पिछले साल के नंबर ऑफ शेयर पे करना है, क्योंकि पिछले साल की ईपीएस को रीस्टेट करना होता है आपने। डिट्टो 15, 16, 17 क्लास में किया हुआ है सर, मेरे पास कुछ है ही नहीं बताने को। लो, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 1, क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है ना, 1 और 9 क्लास बुक का। डिश वॉशिंग, क्लोथ्स वॉशिंग, इसको हम बोलते हैं चेंज इन प्रोडक्ट लाइन। इसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं बोलते। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या थी? बिजनेस सेगमेंट होना चाहिए, ज्योग्राफिकल सेगमेंट होना चाहिए, उसके ऑपरेशनल और फिनेंशियल रिजल्ट आपकी पकड़ में होने चाहिए। आप उसे सेल करो या उसे अबेंडनमेंट में लेके जाओ, परमानेंटली लॉकआउट बोलते हैं, तो उसको हम डिसकंटिन्यूइंग। अरे भाई साहब, बर्तन धोने की टिकिया बनाते बनाते कपड़े धोने की टिकिया बनानी शुरू कर दी, जीएसएम को सीडीएम में बना दिया। क्लास में कितने सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 9 क्लास बुक का रेफर कर लेना जी। AS26 इंटेंजिबल्स का, इसका ए पार्ट ये हमारी क्लास बुक में है सर, क्वेश्चन नंबर 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अंदर है, और ये नवंबर 19 का क्वेश्चन है सर। क्लास बुक में जाओ, AS26 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, कट कॉपी पेस्ट डिट्टो। मैं फिर भी बता देता हूँ। ये कह रहा है जी बताओ AS26 के हिसाब से आप कैसे डील करेंगे, ये जो 4 सिचुएशन है इनके साथ आप कैसे डील करेंगे। मैंने केयरफुली पढ़ा। 23 लाख रुपए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लीगल एडवाइज़र को दे रही है। इनका कोर्ट में कोई केस चल रहा है पेटेंट का, टेक्नोलॉजी को लेके कोई केस कर दिया किसी ने आपके ऊपर, पेटेंट आपका चैलेंज हो गया है। आपका पेटेंट अगर चैलेंज हो गया और आप किसी वकील को पैसे देते हैं, तो ये तो लीगल एक्सपेंसेस है। लीगल एक्सपेंसेस का आपके इंटेंजिबल को एक्वायर करने से क्या रिलेटेड? आप तो उसको डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं जी हमारा ये पेटेंट हमारा है। आपके ऊपर किसी ने केस कर दिया, आप केस को डिफेंड कर रहे हैं, तो लीगल एक्सपेंसेस हैं, P&L में जाएंगे। इंटेंजिबल एसेट्स की डेफिनेशन में नहीं आती है। 7 लाख रुपए आपने पब्लिसिटी पे और रिसर्च पे खर्च कर दिए, चल P&L। पैराग्राफ 56 आपको मैंने बताया हुआ है, पब्लिसिटी मतलब एडवर्टीजमेंट अलाउड नहीं है, रिसर्च चल P&L। एक कंपनी का टर्नओवर है जी 200 करोड़ का, और इनका एनुअल एडवर्टाइजिंग बजट है 50 लाख का। अगर एडवर्टाइजिंग की बात करेंगे चल P&L। इन्होंने 25 लाख रुपए खर्च किए थे पिछले 3 सालों में। अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे पिछले ये सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, मैं बता रहा हूँ। ये हमारी क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है, नवंबर 19 के पेपर का है। मैं सिर्फ वैसे ही बताने लग गया कि चलो रिवीजन हो जाएगा आपका। एडवर्टाइजिंग चल P&L, पब्लिसिटी चल P&L, लीगल एक्सपेंसेस चल P&L। लीगल एक्सपेंसेस इंटेंजिबल को एक्वायर करते खर्च करते हैं तो कैपिटलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे एक्विजिशन नहीं हो रहा इंटेंजिबल का, आपके ऊपर केस कर दिया किसी ने कि आप हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, आप उसको डिफेंड करने के लिए कोर्ट में गए हो, तो लीगल एक्सपेंसेस है। एसेट एक्वायर होने के बाद का खर्चा P&L में जाता है, तो केस बाद में हुआ आपके ऊपर। इसी तरह से ये तीसरा पॉइंट,
आपने 25 लाख रुपए खर्च किए हैं, पीछे मुड़ के देखा पिछले 3 साल में ये डेवलपमेंट पे खर्च किए थे, ये एक्सपेंसेस आपने P&L में चार्ज कर दिए। क्यों? क्योंकि वो इंटेंजिबल का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे थे। आपने 25 लाख रुपए खर्च किए किसी चीज़ के डेवलपमेंट पे, आपने P&L में डाल दिया, आपको लगा कि इंटेंजिबल की डेफिनेशन पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब मैं इसको कैपिटलाइज नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं। इन दी करंट ईयर अप्रूवल ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी हैज़ बिन, बताओ मैं खर्चा राइट ऑफ कर चुका हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल चुका हूँ, अब मेरे को करंट ईयर में अप्रूवल आ गया सरकार का कि चलो यार तुम बना लो। ऐसे थोड़ा ना होता है, जो खर्चा राइट ऑफ हो गया वो हो गया, वो दोबारा से कैपिटलाइज नहीं हो सकता। जो खर्चा आप राइट ऑफ कर चुके हैं, अगर फ्यूचर मान लो मैंने 5 साल पहले कोई मेडिसिन बनाई, 5 साल पहले मैंने कोई मेडिसिन बनाई, उसका पेटेंट करा लिया, सरकार कहती है ये प्रोडक्शन मार्केट में लॉन्च मत करना, आपको परमिशन नहीं मिली, आपने क्या करा, उस मेडिसिन को बनाने के लिए जितने पैसे खर्च हुए P&L में राइट ऑफ कर दिए। सरकार ने 2-3 सालों बाद जब बीमारी फैल गई, आपको कहते नहीं आपकी वो मेडिसिन का अप्रूवल देते हैं, आप बनाओ, लोगों को बांटो। तो जो आप राइट ऑफ कर चुके हो वो कर चुके हो, अब सिर्फ आप सेल कर सकते हो, सेल करके रेवेन्यू कमा सकते हो। क्योंकि जिस चीज़ का पेटेंट आपके पास है, आप उसको प्रोडक्शन में कन्वर्ट करोगे, प्रोडक्शन से सेल हो जाएगी, वो अलाउड है, इंटेंजिबल रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता। तो ये सारे केस ही आपके P&L के थे। ये आपका B पार्ट है, करवाया हुआ क्वेश्चन है सर क्लास का, डिट्टो, ये तो मैंने खुद करवाया अपने हाथ से सर, पहले वाले नहीं, अरे पहले वाले भी करवाए हुए हैं, वो कहने की बातें होती हैं टीचरों की, यार कैसे मत किया करो। क्वेश्चन नंबर 14 क्लास बुक का, और ये नवंबर 19 के पेपर का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए आया था, मई 19 नवंबर 19, मई 19 नवंबर 19। क्लास बुक का 14वां क्वेश्चन है, कट कॉपी पेस्ट डिट्टो, RTP ख़त्म, ना तो कोई अमेंडमेंट है इसके अंदर, ना कोई नया क्वेश्चन है इसके अंदर, ये RTP बनाई क्यों पता नहीं। अमेंडमेंट पुराने हैं बेटे, कोई नया अमेंडमेंट नहीं है, और CRR और SLR भी पुराने हैं आपके, कुछ चेंजेस नहीं हुए। तो अगर आप इस RTP को प्रैक्टिस नहीं करते, कोई नुकसान वाली बात नहीं, क्योंकि सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने। MTP आ जाएंगे, MTP भी शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।